Okay, so today we are starting with process costing 2. Now process costing 1 was related to normal product when it passes through different processes. Okay, normal product when it passes through different processes, so that we can convert that particular product from raw material to finished product, from finished stock. I mean from raw material to finished stock, so that it can be sold in the market. Okay, that was known as process costing. So each process will have a different costs. Therefore, we will have to calculate process costing. Okay, because each process has a different cost. No, therefore we have to calculate every cost of different processes, different cost of different processes. Okay, but now in this chapter, what we are going to study is about process costing 2. It is all about joint product and byproduct. Now, what do you mean by joint product and byproduct? Can any one of you tell me what is joint product and byproduct? Yes, ma'am. Joint product like car and petrol we jointly use, require, Okay, okay. demanded. And what is byproduct? Very good. What is byproduct? Yes. What is byproduct? Okay, I will tell you. See, first of all, what is joint product? Joint product means until the product are separated. I mean, till the product is one, it is not separated into two, three parts. So it is known as joint product. Suppose you take an example of if we make a suppose डायरी का फार्म है, ठीक है, डायरी इंडस्ट्री है. डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है, जब आप दूध में से दही बनाते हो या फिर जस्ट अ मिनट, हाँ, या सो जैसे आप डेयरी का क्या ले लो, एग्जाम्पल ले लो. डेयरी इंडस्ट्री है, उसमें क्या होता है, दूध में से पनीर भी बना सकते हैं हम, और घी, प्योर घी बना सकते हैं. तो जब तक आप उसमें से पनीर नहीं बनाए, ठीक है, जब तक वो दूध ही है, मतलब अलग से कोई प्रोडक्ट उसमें से मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है जब तक, तब तक तो उस प्रोडक्ट को हम जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं ना. समझ आ रहा है आप लोगों को? तब तक उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट तो उसी में ही है ना, दूध बनाने में ही. उसी दूध में जितना खर्चा हुआ है वो दूध बनाने में या गाय का दूध निकालने में वो खर्चा हुआ है. ओके, हाँ, उसके दूध में से आप उसको पनीर में कन्वर्ट कर रहे हो, दूध में से उसको दही में कन्वर्ट कर रहे हो, या दूध में से आप उसको घी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो आप बोलोगे कि इट इज अ सेपरेटेड प्रोडक्ट. नाउ वो पनीर का खर्चा अलग होगा, दही का खर्चा अलग होगा, और घी का खर्चा अलग होगा. इट इज सेपरेटेड कॉस्ट. बट जब तक वो सेपरेट नहीं हुए हैं प्रोडक्ट, तो तब तक तो उसको प्रोसेसिंग की नीड है ना. तो जब तक हम प्रोडक्ट को प्रोसेस करते रहते हैं, जब तक प्रोडक्ट अलग नहीं होता है, तब तक तो हम उसको प्रोसेसिंग करते रहते हैं ना उसकी. तो प्रोसेसिंग से सॉरी, अलग होने से पहले तक का खर्चा इज नोन एज जॉइंट कॉस्ट. ध्यान से सुनो, वेरी गुड, वेरी गुड. चैट बॉक्स में पहले से ही लिख दिया, उसको बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट. ठीक है, मतलब जब तक आपका खर्चा कम नहीं हो रहा, सॉरी, जब तक आपका प्रोडक्ट अलग नहीं हो जाता है, अलग होने से पहले का खर्चा, उसको बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट. आया समझ में सबको? इतना क्लियर है? हलीमा Yes, हैज ma'am. रिटन वेरी ब्यूटीफुली, इट्स जॉइंट कॉस्ट. तो जॉइंट प्रोडक्ट के ऊपर जॉइंट कॉस्ट कभी कैलकुलेट की जाती है जब तक प्रोडक्ट सेपरेट नहीं हुआ. आया समझ में? ठीक है. अच्छा, जॉइंट कॉस्ट जैसे ही आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट अभी अलग अलग होने लगा, अलग अलग प्रोसेसिंग करते करते दूध को प्रोसेसिंग किया और प्रोसेस किया और प्रोसेस किया, उसमें से मैंने दही बनाई, उसमें से मैंने पनीर बनाया, उसमें से मैंने घी बना लिया, उसमें से मैंने छाछ भी बना ली दही में से. तो प्रोडक्ट अब जब अलग हो गया, तो उसके बाद जो आपका जॉइंट कॉस्ट होता है ना, उसको सेपरेट करना पड़ता है कि दूध का खर्चा कितना था और दही का कितना हो गया और पनीर का कितना हो गया. तो आपको अलग अलग खर्चा कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब जॉइंट कॉस्ट को सेपरेट करना पड़ता है. आया समझ में?
यस मैम। हाँ, और इसमें ना सारे प्रोडक्ट्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। सारे प्रोडक्ट्स की इसमें अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। दही अपनी जगह इंपॉर्टेंट होता है, पनीर अपनी जगह, दूध अपनी जगह, घी अपनी जगह पे। ऐसे नहीं बोल सकते इसमें कोई एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आया समझ में? यस शिवानी, वेरी गुड। व्हीट फ्लोर का हम ब्रेड में जब कन्वर्ट करते हैं, वेरी गुड। तो इसमें ये नहीं बोल सकते कि ब्रेड इंपॉर्टेंट है कि व्हीट फ्लोर इंपॉर्टेंट है, नहीं बोल सकते ना ऐसा। इसमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स को अपनी इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। इन दिस केस नो सिंगल प्रोडक्ट कैन बी डेजिग्नेटेड एज अ मेजर प्रोडक्ट, देखो लिखा भी हुआ है। इसमें किसी एक प्रोडक्ट को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। आई बात समझ में? तो देखो अभी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ, रॉ मटेरियल को आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला तो उसमें से 3 अलग अलग प्रोडक्ट बन के निकले, जॉइंट प्रोडक्ट ए, जॉइंट प्रोडक्ट बी, जॉइंट प्रोडक्ट सी। तो इनकी कॉस्ट जो होगी ना सबकी मिला के होती है। एक्चुअली तो मुझे सारा जो भी मुझे प्रोडक्ट्स बन के मिलते हैं उनकी सारी कॉस्ट है ना मुझे क्या बोलते हैं, कैलकुलेट होके मिलती है एक साथ, पर मुझे सेपरेट करनी होती है। उसे कहते हैं जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। क्या बोलते हैं उसको? जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। एलोकेशन। अब ये तो हो गया जॉइंट कॉस्ट। अब बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट, सॉरी, ये हो गया आपका जॉइंट प्रोडक्ट। अब बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है इंसिडेंटली आपने कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें से इंसिडेंटली कुछ आपको बन के मिल गया। जैसे बटर, डेयरी इंडस्ट्री का नीचे एग्जांपल दिया हुआ देखो, डेयरी इंडस्ट्री में बटर इज मेन प्रोडक्ट बट बटर मिल्क इज द बाय प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? बटर मेन प्रोडक्ट क्या क्या होता है डेयरी इंडस्ट्री का? बटर, चीज, ये सब मेन प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि दही खट्टी हो गई है तो उसमें से आप बटर मिल्क बना देते हो। तो आप मेरी बात समझ रहे हो ना? बाय प्रोडक्ट मतलब एक्चुअली मुझे मेन प्रोडक्ट जो बनाना था वो ऑयल था, पर ऑयल को रिफाइन करते करते या फिर उसको प्रोसेसिंग करते करते ना बाय प्रोडक्ट मिल गया। क्या बाय प्रोडक्ट मिल गया? सल्फर, है ना? ऑयल में से ही मिलता है आपको ये सल्फर, ठीक है। अभी जैसे सोप मेकिंग इंडस्ट्री है, नीचे एग्जांपल्स देखो। मेन प्रोडक्ट क्या होता है सोप इंडस्ट्री का? सोप, डिटर्जेंट पाउडर, ये मेन प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी सोप मेकिंग इंडस्ट्री के लिए। लेकिन सोप, जब सोप खराब हो जाता है ना या फिर ओवर प्रोसेसिंग हो जाती है ना उसकी, तो उसको आप बिगाड़ कर, एक और अलग से मशीन आती है उसकी, उसको आप पूरा मेल्ट करके ग्लिसरीन बना देते हो उसकी। तो मेरे लिए मेन प्रोडक्ट तो सोप था ना, लेकिन हाँ क्योंकि वो ओवर प्रोसेसिंग हो गया या फिर मुझे ग्लिसरीन या फिर ओवर प्रोसेसिंग हो गई या फिर खराब हो गया, तो मैंने उसको एक अलग मशीन में बनाकर मेल्ट करके उसमें से ग्लिसरीन बना दिया। आ रहा है समझ में कि नहीं? यस मैम, इसको समझा। बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। मतलब बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बन के मिल गया, लेकिन वो मेन प्रोडक्ट में से बन के निकलता है। अगर मेन प्रोडक्ट ही नहीं होगा आपके पास तो बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और मेन प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बाय प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। जॉइंट प्रोडक्ट में सारे प्रोडक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, इक्वली इक्वली सबकी अपनी अपनी प्लेस होती है मार्केट में। लेकिन बाय प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। बाय प्रोडक्ट में क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होती है ना मार्केट में बाय प्रोडक्ट की, कंपैरेटिवली लो, इट इज कंपैरेटिवली लो, मेन प्रोडक्ट से कंपैरेटिवली लो होता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बाय यस मैम। प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट विच इज रिकवर्ड इंसिडेंटली। मतलब आप आपने इंटेंशनली नहीं किया बट वो इंसिडेंटली आपको बन के मिल जाता है वाइल मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज रिलेटिवली लो एज कंपेयर टू द मेन प्रोडक्ट। सी वो ही सेम लाइन लिखी हुई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आया समझ में सबको? यस मैम। यस मैम। अभी देखो, जो अ, हमारा ये जो है ना, क्या बोलते हैं जिसे, मेथड्स, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट। अब मेथड्स क्या होते हैं, जब जैसे हमको ना
क्या करना होता है एक्चुअली इसमें, इस चैप्टर में आपको है ना जॉइंट कॉस्ट दी जाएगी। जॉइंट कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट के अलग होने से पहले जो खर्चा था, या प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक का खर्चा। आपको तो एक ही खर्चा होता है, मतलब सॉरी, एक ही फॉर्म में आपको खर्चा दिया जाता है। हमको पता लगाना होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, वो हमने कैलकुलेट करना होता है। तो हमको क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट मिली हुई होगी, हमको उसको सेपरेट करके बताना है कि जॉइंट प्रोडक्ट ए का खर्चा कितना, जॉइंट प्रोडक्ट बी का खर्चा कितना और जॉइंट प्रोडक्ट सी का खर्चा कितना, सो ऑन एंड सो ऑन। तो ऐसे करके ना कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है बहुत सिंपल, जो हमेशा हम लोग को काम में आता है, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। सबसे पहला कौन सा मेथड है? एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। अभी जब जब मैं बोलूँ यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट, एक यूनिट का खर्चा कितना, एवरेज। जब जब हम एवरेज बोलेंगे तो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं हम? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यही तो लगाते हैं। एवरेज की फॉर्मूला कैसे होती है? देखो, एवरेज स्टॉक निकालते थे हम रेशियो एनालिसिस में, तो एवरेज स्टॉक कैसे लगाते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब न्यूमरेटर में हम सारे आइटम्स को प्लस कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल द आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। यस और नो, यही तो होती है एवरेज की फॉर्मूला, यस और नो। यस, यस तो यस मैम। मैम। अभी भी वही फॉर्मूला है। टोटल जॉइंट कॉस्ट मतलब सारी कॉस्ट आपको मिली हुई होगी सबकी एक साथ, प्लस किया हुआ मिला रहेगा। टोटल जॉइंट कॉस्ट, प्रोडक्ट ए का इतना, प्रोडक्ट बी का इतना, प्रोडक्ट सी का इतना, सब सारी टोटल जॉइंट कॉस्ट मिली हुई होगी। आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट से, बस हो गया काम खत्म। सो दिस इज नोन एज एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, डिवाइड करके। कॉस्ट पर यूनिट मतलब यूनिट कॉस्ट मतलब कॉस्ट पर यूनिट। यूनिट कॉस्ट का मतलब भी होता है एक यूनिट पे कितना खर्चा। सबको समझ आ रहा है? ओके। फर्स्ट मेथड सबको क्लियर है? यस मैम। हाँ मैम। अब देखो सेकेंड मेथड, फिजिकल यूनिट कॉस्ट मेथड। अब ये फिजिकल यूनिट कॉस्ट मेथड का मतलब क्या है? फिजिकल यूनिट मतलब रॉ मटेरियल। फिजिकल यूनिट का मतलब होता है यूनिट्स कितने यूज किए आपने। तो फिजिकल यूनिट, फिजिकल बोले मतलब रॉ मटेरियल, यानी कि आपने कितना रॉ मटेरियल लिया था प्रोडक्ट 1 के लिए, प्रोडक्ट 2 के लिए, प्रोडक्ट 3 के लिए, कितना कितना रॉ मटेरियल प्रोपोर्शनेटली आपने एलोकेट किया था, प्रोडक्ट्स को दिया था। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम निकालेंगे। अच्छा, रॉ मटेरियल प्रोसेस 1 में दिया था 5000, प्रोसेस 2 में भी दिया था 5000 और प्रोसेस 3 में दिया था ले लो एग्जाम्पल 3000। तो रेशियो कैसे निकलेगा? 5:5:3। समझ में आ रहा है कि नहीं? रेशियो निकालना है, मतलब इसमें रॉ मटेरियल का रेशियो निकालना होगा। ठीक है, वो जब हम सम्स करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट मेथड है आपका सर्वे मेथड। अब ये सर्वे मेथड का मतलब क्या होता है? सर्वे मतलब पॉइंट वैल्यू। सर्वे मेथड को दूसरे नाम से जाना जाता है पॉइंट वैल्यू मेथड। अभी पॉइंट वैल्यू क्या का मतलब क्या है? वैल्यू। आपको वैल्यू से समझ में आ रहा है? वैल्यू, वैल्यू मीन्स अमाउंट। हमेशा याद रखो, वैल्यू मतलब अमाउंट होता है। तो ये आपको ना पॉइंट वैल्यू मिली हुई होगी। पॉइंट का मतलब होता है पर यूनिट। पॉइंट वैल्यू मिली हुई होगी कि प्रोडक्ट ए का पर यूनिट का खर्चा 9 रुपए, प्रोडक्ट बी का पर यूनिट का खर्चा 10 रुपए। आपको क्या करना है? नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने प्रोडक्ट ए के बनाए, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने बी के बनाए, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने प्रोडक्ट सी के बनाए, एंड सो ऑन। कितना सिंपल है, देखो हम जब सम्स करेंगे ना आपको लगेगा कि इतना इजी है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है कॉन्ट्रीब्यूटरी मार्जिन मेथड। अब इसमें मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लेना होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए फिक्स्ड कॉस्ट भी लेनी होती है, मतलब सॉरी, इन दिस मेथड जॉइंट कॉस्ट बाइफरकेटेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। जब कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब आ जाए, कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, जब भी कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब आ जाए, मतलब दो कॉस्ट अलग अलग दी जाएंगी मुझे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। क्योंकि आपको फॉर्मेट याद होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वी गेट कॉन्ट्रीब्यूशन, और फिर फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं कंट्रीब्यूशन से, तो मुझे मिलता है ईबीआईटी। डू यू रिमेम्बर?
यस मैम। तो मतलब जब भी कंट्रीब्यूशन का वर्ड आएगा तब तब मुझे कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, वेरिएबल को एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड पे लेना है और फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मेथड में लेना है। मैं आपको सिखाऊंगी इस पे करना के, अभी के लिए आप सिर्फ मतलब समझिए, मेथड एक एक मेथड का मतलब क्या है। नेक्स्ट है आपका सेल्स वैल्यू मेथड। अब वैल्यू बोले तो अमाउंट लेना है मुझे, कौन सा अमाउंट लेना है, सेल्स का, वेरी सिंपल। पॉइंट बोले मतलब पर यूनिट वैल्यू, वैल्यू निकालनी है पर यूनिट के हिसाब से। यहाँ पे भी वैल्यू लेनी है, मतलब अमाउंट ही लेना है, पर किसके हिसाब से लेना है, सेल्स के हिसाब से। सेल्स का। वेरी गुड। मतलब आपको है ना, देखो नाम में ही, मतलब टाइटल में ही उसकी मीनिंग होती है, अगर आपका ध्यान है तो, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है जितने में आपने बेचा, बेचना, नेट रियलाइजेबल, सब काट साट के, नेट का मतलब होता है काट साट के, आपको कितने में पड़ा, ये कॉस्ट कितने में पड़ा। तो देखो वेरी सिंपल, रियलाइजेबल का मतलब होता है सेल्स, ये देखो नीचे फॉर्मेट बना हुआ है सेल्स। रियलाइजेबल का मतलब होता है सेल्स, सेल्स वैल्यू। और नेट का मतलब होता है सब काट साट के, तो सेल्स में से 3 चीजें काट दी, प्रॉफिट काट दिया, अच्छा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस काट दिए, और जो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट थी, मतलब जब तक प्रोडक्ट सेपरेट नहीं हुआ था उसको बोलते हैं प्री सेपरेशन कॉस्ट। लेकिन जब प्रोडक्ट सेपरेट हो गया, सेपरेट होने के बाद मैंने उसको अलग से पैकिंग किया, अलग से बेचा, तो उसका खर्चा अलग होता है। तो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट एक अलग चीज होती है, मतलब प्रोडक्ट अलग हो गया, उसके बाद आपने उसके ऊपर कितना खर्चा किया। जैसे दूध में से पनीर बनाया, तो दूध को अलग बेचोगे आप, पनीर को अलग पैकिंग करके बेचोगे ना, ठीक है। या पनीर में से कुछ और भी चीजें बनाकर कुछ और उसको मतलब जैसे आप उसमें से कुछ फ्राई करके बनाकर बेच सकते हो उसको, पनीर को भी, और उसमें से कोई वैरायटी बनाकर बेच सकते हो। वो आप अपनी मर्जी, आपकी, कुछ भी कैसे भी करके पैक करके उसको आप बेच सकते हो, लेकिन उसका अलग से खर्चा होगा, दूध का अलग से, पनीर का अलग से, ठीक है। सो जो प्रोडक्ट अलग हो गया उसके बाद उसके ऊपर कितना कितना खर्चा आ रहा है उसको बोलते हैं पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, वो भी माइनस कर दो, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, प्री सेपरेशन कॉस्ट। यही तो मुझे ढूंढना है। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन का मतलब होता है जो मेरी टोटल कॉस्ट है ना उसको अलग अलग करो, प्री सेपरेशन एंड पोस्ट सेपरेशन, मतलब उसका पहले का खर्चा कितना था और सेपरेट होने के बाद का खर्चा कितना हुआ, और एक एक का अलग अलग से खर्चा कितना हुआ, प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट बी का, प्रोडक्ट सी का। तो यहाँ पे भी तो हम वही कर रहे हैं, देखो 2 प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट ए एंड बी, तो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट माइनस कर दी, दोनों की प्री सेपरेशन कॉस्ट, मुझे आंसर मिल जाएगी। इसे कहते हैं हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। इसी मेथड को दूसरे नाम से जाना जाता है रिवर्स कॉस्ट मेथड। रिवर्स कॉस्ट मेथड मतलब रिवर्स, उल्टा, उल्टा चल के हमने कॉस्ट निकाली है। उल्टा मतलब सेल्स में से हमने सारे प्रॉफिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट को माइनस किया और हमने प्री सेपरेशन निकाल के दिया हाथ में, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिवर्स कॉस्ट मेथड। अगर आप देखोगे ना तो ये 6th मेथड है ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, उसके अंदर में मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 रिवर्स कॉस्ट दिख रहा है आपको। और नेट रियलाइजेबल का जो फॉर्मेट है वैसा ही सेम फॉर्मेट उन्होंने रिवर्स कॉस्ट मेथड बनाकर दिया, दिख रहा है, हाँ मैम। विजिबल है स्क्रीन पे क्लियरली। Yes, ma'am. Yeah, so this is what I was telling you. So I'm giving you 2 minutes to revise, ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे। यस मैम। Yes, done with the revision part. देख लिया एक बार आपने? हाँ मैम। Okay. So 2 minutes are left for the meeting. So we are going to join again. ब्रेक चाहिए 5 minutes कि अभी ज्वाइन करना है? नो मैम, ब्रेक नहीं, ज्वाइन करेंगे। अच्छा ठीक है, अभी ज्वाइन कीजिए फिर, ठीक है। ओके मैम।